गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल एंड यू आर डूइंग गुड। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पिछले वीक में पढ़ ली थी, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड उसके पाथवे पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड अभी भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे व्हाट आर द हाइलाइटिंग फीचर्स ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। So today we have to start with the special features of glycolysis, and once we are done with the special features of glycolysis, we'll be taking up the next topic, and that is fate of pyruvate or the pyruvic acid which forms in the end of the glycolytic pathway। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे के सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज्ड हैं और आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप उससे लिंक अप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। Special features of glycolysis। Special features of glycolysis. If you are able to recall, we started with one molecule of glucose। हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट किया था और जब 10 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे, 10 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे, तो 10th स्टेप में हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिल रही थी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग फीचर ग्लाइकोलिसिस का है दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो लेट्स राइट दिस पॉइंट। 1 molecule of glucose gets partially oxidized in 10 steps to produce 2 molecules of pyruvic acid, to produce 2 molecules of pyruvic acid, the very first thing। तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। अब अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने ग्लाइकोलिटिक पाथवे में आपको बताया था कि इस पूरे पाथवे को हम 2 फेजेस में बांटते हैं। पहला फेज जो हमारा होता है दैट इज द प्रिपेरेटरी फेज, जिसको हम ग्लूकोज की एक्टिवेशन फेज भी बोलते हैं, और जो दूसरा फेज होता है दैट इज द पे ऑफ फेज। ठीक है, तो जो प्रिपेरेटरी फेज होती है उसमें डबल फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले स्टेप में ही एक फॉस्फोराइलेशन स्टेप हो रही थी, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। ठीक है, इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन हो पा रहा था। और तीसरे स्टेप में आप देख पा रहे थे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से फॉस्फोराइलेट होके बना रही थी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो यहाँ पे भी एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो रही थी। तो हमारा नेक्स्ट हाईलाइटिंग फीचर ग्लाइकोलिसिस का हो गया देयर इज कंजम्पशन ऑफ 2 molecules of ATPs in double phosphorylation of glucose, to fructose 1,6 bisphosphate, to fructose 1,6 bisphosphate। ठीक है, तो ये डबल फॉस्फोराइलेशन स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहे थे। ठीक है, तो इसको हम डबल फॉस्फोराइलेशन एक जगह पे ही लिख देते हैं जहां हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से और अल्टीमेटली फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक पहुंच जाते हैं, और इन दोनों ही स्टेप्स में एक एक एटीपी मॉलिक्यूल का कंजम्पशन था, इसलिए यहाँ पे नेट हमने एक जगह पे ही लिख दिया है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का कंजम्पशन होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो होप आपको ये 2 स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब ग्लाइकोलिसिस का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो ये कि प्रिपेरेटरी फेज के बाद जो पे ऑफ फेज आती है, पे ऑफ फेज में हम लोग देख रहे थे कि 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा था, 2 एक स्टेप में हो रही थी और जो अगला 2 था वो दूसरे स्टेप में हो रहा था। तो एक
स्टेप है स्टेप नंबर 7 जिसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, और दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 10 जिसमें फिर से 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे। तो कुल मिला के अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पे ऑफ फेज में 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है दैट इज समथिंग डिफरेंट, और नेट गेन कितना हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि हमें नेट आउटकम क्या मिल रहा है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का, वो एक दूसरी चीज है। ठीक है, तो प्रोडक्शन तो भाई 4 मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द नेट आउटकम और द नेट गेन ऑफ एटीपी, तो आपको प्रिपेरेटरी फेज में खर्च हुए 2 एटीपी को उसमें से माइनस करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हाइलाइटिंग फीचर ग्लाइकोलिसिस का देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा दैट प्रोडक्शन ऑफ 4 ATPs in the 7th and 10th steps of payoff phase occurs। ठीक है, अब हम बात करें कि स्टेप नंबर 7 क्या है और स्टेप नंबर 10 क्या है। ठीक है, ऐसे तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स, बट जस्ट टू मेक इट लाइक क्विक रिकैप, ठीक है, जस्ट टू रिकॉल यू अप कि हमने 7th स्टेप में क्या पढ़ा था, हमने 10th स्टेप में क्या पढ़ा था। एक छोटा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं छोटे से पॉइंट के तौर पे कि 7th स्टेप में हमने देखा था कि जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड थी दैट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और वहां पे हो रहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जो पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो 7th नंबर की स्टेप पे होता है। ठीक है, और 7th नंबर की स्टेप पे होता है देयर इज कन्वर्शन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम 3-PGA भी लिख सकते हैं। तो इस स्टेप में हम क्या देख रहे थे दैट देयर वाज गेन ऑफ 2 ATPs, क्योंकि आपको पता है कि स्टेप नंबर 6 ऑनवर्ड्स हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो 2-2 के मल्टीपल्स में है। क्यों? क्योंकि जो स्टेप नंबर 5 है, जो स्टेप नंबर 5 है जिसमें हम देख रहे थे कि 1 DHAP वॉज कन्वर्टेड इनटू 3 PGAL। ठीक है, तो 3 PGAL एक ऑलरेडी बना था और दूसरा कहां से आ रहा है, DHAP के कन्वर्ट होने से आ रहा है, क्योंकि DHAP और PGAL एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दो क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट्स है। सो DHAP वॉज कन्वर्टिंग इनटू 3 PGAL, जिसकी वजह से अब स्टेप 6 ऑनवर्ड्स हमारे पास 2-2 के मल्टीपल्स में रिएक्टेंट रहेंगे, और इसी वजह से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल एटीपी के 2 के मल्टीपल्स में प्रोड्यूस होते हैं 7th स्टेप में भी और 10th स्टेप में भी। ठीक है, अब 10th स्टेप में क्या हो रहा था, if you are able to recall, you must be remembering that PEP gets converted into pyruvic acid। PEP gets converted into pyruvic acid, और इस स्टेप में भी हम देख रहे थे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATPs का प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि PEP भी 2 के मल्टीपल्स में है, पायरुविक एसिड 2 के मल्टीपल्स में बनते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें 2 के मल्टीपल्स में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का 3-PGA का वो भी 2 के मल्टीपल्स में हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इन दीज 2 स्टेप्स वी कैन सी कि 2-2 के मल्टीपल्स में एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या बताया इसके पहले वाले स्टेप में, इसके पहले वाले स्टेप में बताया कि जो 2 एटीपीज होती हैं वो ऑलरेडी खर्च हो चुकी हैं इसके प्रीवियस वाले फेज में। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 ATPs from the total produced ATPs, and hence the net gain of ATP is only 2. Okay, so 2 ATPs is the net gain of ATP। हमारा क्या है ग्लाइकोलिसिस का, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है एटीपी के अलावे कि 6th स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस की 6th स्टेप में, जहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अपने आप को ऑक्सीडाइज कराती है इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
इंटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लें, दैट इन द सिक्स्थ स्टेप, in the sixth step wherein 3-phosphoglyceraldehyde is getting oxidized into 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही स्टेप था। अगर आपको याद है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि इस वाली स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में 3p गैल अपने आप को ऑक्सीडाइज कराती है और ऑक्सीडाइज करने के दौरान यहाँ पे प्रोडक्शन होता है NaDH मॉलिक्यूल का। किस चीज से प्रोड्यूस हो पाते हैं? NAD+ से। अब आप देखिए, दिस इज NAD+। जब ये हाइड्रोजन इसको देगा NAD+ को, 3p गैल when it is donating its hydrogen to NAD+, तो आपको पता है कि donation of hydrogen means it is oxidation. So 3p गैल is getting oxidized and thereby it is reducing NAD+. तो हम ये लिख सकते हैं that NAD+ is getting reduced, और reduce होने के बाद ये बनाता है NADH molecule. एंड अगेन सेम थिंग स्टूडेंट्स कि सिक्स्थ स्टेप ऑनवर्ड्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि दो के मल्टीपल्स में आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ही होंगे। तो जब ये रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट 2 हैं, तो NaDH का भी प्रोडक्शन कितने के मल्टीपल्स में होगा? 2 के मल्टीपल्स में होगा। सो 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बता दी, ATP के रेस्पेक्ट में और NaDH के रेस्पेक्ट में। नेट गेन ATP का होता है 2 इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, और NaDH का भी प्रोडक्शन जो हमें दिखता है और जो हमें मिलता है, नेट गेन भी कह सकते हो यहाँ पे, तो दैट इज NaDH इज 2 इन नंबर। ठीक है, तो हम अगर ग्लाइकोलिटिक पाथवे का गेन देखें, गेन फ्रॉम द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, यू हैव 2 पायरुविक एसिड जो कि इस पाथवे का प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट। यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH+H+। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका नेट गेन फ्रॉम द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने जा रही हूं आपको कि ये जो NaDH है, अभी तो ये आपको NaDH दिख रहा है, लेकिन आगे जब टर्मिनल ऑक्सीडेशन की बारी आएगी, जब इन NaDH को भी फाइनली ऑक्सीडाइज होना रहेगा वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो अल्टीमेटली जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, रीऑक्सीडाइज कहो रादर, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये क्या हुआ, अपने आप को रिड्यूस किया। लेकिन जब ये फिर से अपना हाइड्रोजन किसी को डोनेट कर देगा, सो ये फिर से किस चीज में कन्वर्ट होने वाला है बेटा? NAD+ में कन्वर्ट होने वाला है। सो वी कैन से दैट दिस इज गेटिंग रीऑक्सीडाइज्ड, the coenzyme NAD is getting reoxidized। ठीक है, तो जब इस NaDH को रीऑक्सीडाइज होना होगा, when it gets reoxidized during ETS, when it has to get reoxidized during ETS, which is coupled to oxidative phosphorylation। ये जो ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से भी कपल्ड रहता है बेटा। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अभी आप इतना समझें कि इस प्रोसेस के दौरान ATP की सिंथेसिस होगी। ओके, और ATP की सिंथेसिस के लिए यहाँ पे जो NaDH अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इट मींस साइमल्टेनियसली कोई रिड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण जो एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी के इस्तेमाल से क्या होगा? ATP का सिंथेसिस होगा। तो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ये NaDH अपने आप को ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू फर्दर प्रोसेस करवाएगा, तो एक NaDH जब अपने आप को ऑक्सीडाइज कराता है, तो उससे निकलती है 3 ATPs, उससे निकलती है 3 ATPs। लेकिन हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के एज द रिजल्ट क्या प्रेजेंट है? हमारे पास 2 NaDH प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों ही NaDH अपने आप को ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में प्रोसेस कराएंगे फर्दर, सो यू विल हैव टोटल प्रोडक्शन ऑफ 6 ATPs। ठीक है, तो 2 तो तुम्हारे पास डायरेक्ट ATPs है, जो डायरेक्टली निकल के आ रही है ATP, उसको डायरेक्ट ATP कहते हैं। लेकिन जब कोई रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है और उसके इस्तेमाल से ATP बनते हैं, तो उसको डायरेक्ट ATP नहीं बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप इन दोनों को ही, इन दोनों सोर्सेस से ATP को जोड़ दें, तो 2 तो ऑलरेडी
दो तो ऑलरेडी आपके पास है, और ये जब दो मॉलिक्यूल NADH फर्दर प्रोसेस होंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास गेन होगा 6 ATP का। और हम कह सकते हैं कि फूड के या ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलिसिस का जो कंट्रीब्यूशन है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, दैट इज 8 ATPs। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि ये 6 ATPs तो NADH के सोर्स से आ रही है और 2 आपको डायरेक्ट सोर्स से मिल गई। सो व्हेन यू ऐड 6 + 2 you will get total number of 8 ATPs from the glycolytic pathway. But here is a terms and condition apply. ये आपको डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद 8 ATP नहीं मिलती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। आपको ATP के टर्म्स में अगर गेन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, तो डायरेक्ट सिर्फ 2 ATP का गेन हो रहा है और 2 NADH का गेन हो रहा है। ये 6 ATPs आपको तब मिलेंगी जब ये फर्दर ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा प्रोसेस की जाएंगी। इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी उससे आपको इन 2 NADH से मिलेगा 6 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यही है इन टोटल हमारे हाइलाइटिंग फीचर्स ऑफ द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ग्लाइकोलिटिक पाथवे का ये सारा हाइलाइटिंग फीचर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो चलिए, हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब ग्लाइकोलिटिक पाथवे कंप्लीट होती है तो हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो क्या सिर्फ पायरुविक एसिड बन जाए तो हम कह देते हैं कि फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गई है? नहीं, मैंने ग्लाइकोलिसिस के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि इट इज ओनली द पार्शियल और द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है। तो पायरुविक एसिड जो बनी है, ठीक है, उसको आगे फर्दर प्रोसेस होना, और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही नहीं, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पायरुविक एसिड को फर्दर प्रोसेस करते हैं, उनका फर्दर रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का आगे फेट क्या होगा वो सेल के टाइप पे डिपेंड करता है, सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है, और जो हैंडलिंग होती है पायरुविक एसिड की वो 3 तरीकों से हो सकती है। देयर आर 3 पॉसिबल वेज by which pyruvic acid or pyruvate can be handled by different types of the cells. Okay, so the first fate is alcoholic fermentation, second fate is lactic acid fermentation, और जो तीसरा फेट होता है that is aerobic respiration. ये 3 पॉसिबल फेट्स हैं स्टूडेंट्स पायरुविक एसिड के। जब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरुविक एसिड बन जाती है तो इन 3 पॉसिबल तरीकों से पायरुविक एसिड का फर्दर हैंडलिंग या फर्दर प्रोसेसिंग होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फेट ऑफ पायरुवेट। नेक्स्ट इज फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुविक एसिड formed in the end of glycolysis meets different types of fates depending upon the cell types and सेल्यूलर नीड्स। किस तरीके की सेल्यूलर नीड है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पायरुविक एसिड फर्दर किस तरीके से प्रोसेस होगी। ठीक है, एंड देयर आर 3 possible ways of handling. There are 3 possible ways of handling pyruvate. ठीक है, पहला फेट जो होता है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट फेट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहला फेट होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हमारा दूसरा फेट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
एंड तीसरा फेट जो है पायरुवेट का, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. So these are the possible fates of pyruvate when they are formed after glycolytic pathway. ठीक है, अब इसमें आप पहले दूसरे को देखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखिए और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखिए. मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है, फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि फर्मेंटेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्मेंटेशन टर्म हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर. इट मीन्स कि ये जो पहले दो स्टेप्स हैं या फेट हैं, दीज विल बी अकरिंग अंडर एन एरोबिक कंडीशन. ये कौन सी कंडीशन में होंगे? दे अकर अंडर एन एरोबिक कंडीशन. और किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा फेट हम देखते हैं? इनसाइड प्रोकैरियोट्स एंड unicellular eukaryotes, many unicellular eukaryotes. ठीक है, अब unicellular eukaryotes का बेस्ट एग्जाम्पल होता है yeast, which is the only example in kingdom fungi to be unicellular. किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट सैकरोमाइसिस सेरेवेसी या ईस्ट. इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना. इनको यदि हटा दिया जाए तो बाकी के जितने भी मेंबर्स है किंगडम फंजाई में वो सबके सब होते हैं मल्टी सेलुलर. ओके स्टूडेंट्स, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एनारोबिक कंडीशन के अंदर होते हैं. और कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे, बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे. जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर टू यू दैट इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. It will be taking place in the presence of oxygen. So in the presence of oxygen, पहली चीज. और चूंकि aerobic respiration is more common type of the respiration, so in majority of the organisms, हम कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पायरुवेट की हैंडलिंग जो होगी वो कैसे होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होगी. सो दिस फेट अकर्स इन मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स. मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है बेटा, तो ये तीन पॉसिबल फेट्स हैं. अब आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या इनके पॉसिबल फेट्स हैं, कैसे पायरुविक एसिड की हैंडलिंग होती है, कैसे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. ऑल राइट, नेक्स्ट. तो पहले हम लोग अब डिस्कस कर लें फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में कि ये फर्मेंटेशन एक्चुअली होता क्या है और इसकी टाइप कैसे डिसाइड होती है, कि इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन इज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप. ओके, सो फर्मेंटेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज a special type of anaerobic respiration performed by simple organisms like bacteria, फंजाई एटसेट्रा. ठीक है, ये सब टाइप के ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन के थ्रू अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. फर्मेंटेशन प्रोसेस डिटेल में तो काफी बाद में स्टडी किया गया था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है. जैसे जो लोग प्रैक्टिस करते थे ब्रूइंग, लाइक प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, या जो लोग बेकिंग में इन्वॉल्व थे, उनको फर्मेंटेशन का यूज क्या है पहले से पता था, उसके प्रिंसिपल्स जानने से पहले. ठीक है, so this fermentation process had been in use since prehistoric times during the production of alcoholic beverages like beer, wine, whiskey, rum, etc. ये सब जो different type के alcoholic beverages हैं उसके production में ये process involved होती है. It was known to people since prehistoric times. Okay students, तो ये भी एक important चीज है भाई, you must know. So it had been in practice
since prehistoric times, during production of alcoholic beverages, production of alcoholic beverages like beer, wine, etc. Okay, there are several different types of the alcoholic beverages. It would be better that you don't know much about it. Lekin since it is in your syllabus, you must know only the names. All right, students. So ये fermentation process जो है, इसका use काफी पुराने टाइम से किया जा रहा था in the production of different alcoholic beverages. अब credit कि किसने पहली बार discover किया भाई fermentation process को, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया? So it was a scientist whose name was Gay-Lussac. Gay-Lussac, ठीक है? He was first to discover fermentation process. He was first to discover fermentation process. ओके स्टूडेंट्स, होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही इजी टॉपिक्स चल रहे हैं. टॉपिक्स टफ भी रहेंगे तो हम आपको इजी बना के समझाएंगे, बट द थिंग इज आपका फुल कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, आप फुल अटेंटिव यहाँ पे होने चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ द टॉपिक. ऑलराइट, तो चलिए अभी हम आपको बता रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स के फर्मेंटेशन होते हैं. तो क्या ऐसी चीज होती है जो डिसाइड करती है कि फर्मेंटेशन किस टाइप का होगा? आर यू ऑल गेटिंग इट? तो किस टाइप का एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो डिसाइड करता है फर्मेंटेशन का टाइप. That decides the type of the fermentation. Okay? अब जैसे एक fermentation है alcoholic fermentation, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा fermentation process होगा जिसके एंड में अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, और डेफिनेटली होता भी है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है along with कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो चूंकि इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अब जिस फर्मेंटेशन प्रोसेस की एंड में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली उसका नाम क्या पड़ जाएगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ठीक है, तो नेम और द टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इट इज फॉर्मिंग इनसाइड द प्रोसेस. ओके, तो देखिए, ऑन द basis of type of product, on the basis of type of product formed, fermentation process is further divided into two types. One is alcoholic fermentation and the other is lactic acid fermentation. The other is lactic acid fermentation. ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक एक करके हमें इन दोनों ही फर्मेंटेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे रन करती है, पाइरुवेट कैसे प्रोसेस होता है इसमें, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में. ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला वेरिएंट ऑफ फर्मेंटेशन एंड दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी वही चीज है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, पाइरुवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ही होगा. तो सबसे पहले हमें ये चीज मेंशन कर लेना चाहिए दैट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट occurs in which it is converted into ethanol and carbon dioxide.
इस फर्मेंटेशन में पायरुवेट का फिर से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ये किस चीज में कन्वर्ट कर दी जाती है, ये कन्वर्ट कर दी जाती है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होती है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है बेटा, और ये जो 2 स्टेप्स होते हैं, इन दोनों ही स्टेप्स को अलग अलग एंजाइम्स कैटालाइज कराते हैं। ठीक है, सो इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, इट इज 2 स्टेप्स प्रोसेस, और ये कहां पे होता है, इट अकर्स in the organisms that are involved in processes like brewing, brewing is the process in which alcoholic beverages are made। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है दैट इज ब्रूअर्स ईस्ट, एक तरीके का ईस्ट है, और उसका चूंकि वो ब्रूइंग में इन्वॉल्व है इसलिए उसका नाम पड़ जाता है ब्रूअर्स ईस्ट, और उसका साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट्स सैकरोमाइसीज सेरेविसी। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, सो व्हाट आई सेड हियर कि ये जो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन है अल्कोहल में या इथेनॉल में, ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, 2 स्टेप्स में ये अकम्प्लिश किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहली स्टेप में क्या हो रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पायरुवेट gets converted into acetaldehyde and कार्बन डाइऑक्साइड। ये है पहले रिएक्शन का फेट या पहले स्टेप का फेट। ठीक है, सच एज यू हैव 2CH3COCOOH, ये है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। दिस इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जिसको कन्वर्ट होना है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO विच इज एसिटल्डिहाइड। ये क्या है बेटा, एसिटल्डिहाइड, और इसी स्टेप में बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए पहली स्टेप में रिलीज हो जा रहा है, एंड दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और डीकार्बोक्सिलेज क्या कराता है, डीकार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कराता है। तो आप देख लीजिए यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ भाई, ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड हेंस चूंकि पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड, हियर एसिटल्डिहाइड इज ओनली 2 कार्बन कंपाउंड। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ गया कि जो पायरुविक एसिड है इसने अपने कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस किया, और कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज ओनली 2 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज एसिटल्डिहाइड। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है पहले रिएक्शन के बारे में, पहले स्टेप के बारे में। एक और चीज मैं आपको पहले स्टेप से ही रिलेटेड बता दूं स्टूडेंट्स, कि जो एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, the enzyme pyruvate decarboxylase, it needs TPP as the coenzyme and Zn2 plus as the cofactor, क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है कि कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट एंजाइम्स को पड़ती है। Here TPP stands for thiamine pyrophosphate, thiamine pyrophosphate। क्लियर, तो ये चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को। पहले स्टेप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरा स्टेप है बेटा, इसमें एसिटल्डिहाइड होगी रिड्यूस्ड, एसिटल्डिहाइड gets reduced into
इथेनॉल। ये हो गया अगला स्टेप, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एसिटल्डिहाइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू इथेनॉल। चलिए इसका रिएक्शन हम देख लें एक बार। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, अब ये जब खुद रिड्यूस हो रहा है तो कोई ना कोई साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। तो देखिए इफ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसको कोई ना कोई हाइड्रोजन डोनर चाहिए, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा देन ओनली इट विल बी गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, हाइड्रोजन ले ले, इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तब जाके ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। और इसको रिड्यूस कराने के लिए आते हैं कुछ कोएंजाइम्स, जैसे कि NADH। अब 2 मॉलिक्यूल्स है एसिटल्डिहाइड का, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ओके स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H+, इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, तो जब ये रिड्यूस हो रहा है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, एंड जब ये एंटाइटी रिड्यूस हो, इसको रिड्यूस करा के खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, तो आपको वो भी प्रोडक्ट एंड में लिखना होगा, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड खुद ऑक्सीडाइज हो गई एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+। Am I clear स्टूडेंट्स? होप आपको यहाँ पे अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो आपने पहली स्टेप में क्या देखा था कि एसिटल्डिहाइड के साथ क्या निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एज सच प्रोडक्ट में रह गई, इसका फर्दर मेटाबोलाइजेशन हो गया एंड इट गॉट कन्वर्टेड इन दी सेकेंड स्टेप इनटू इथेनॉल। तो हमारा नेट प्रोडक्ट क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, इथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंड में जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंड में बनते हैं। क्लियर? अब दूसरा फर्मेंटेशन प्रोसेस है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ये किस टाइप का फर्मेंटेशन प्रोसेस है। सो सेकेंड प्रोसेस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा, जो पाइरुविक एसिड होती है वो अपने आप को रिड्यूस कराती है इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये प्रोसेस है कुछ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के अंदर रन करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब इवन हम लोग भी विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सरसाइज मूवमेंट्स हमारे सेल्स के अंदर एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण हमारे मसल सेल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। जब थोड़ा सा डिपोजिशन होता है तो मसल पेन होती है, और यही अगर हम कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहें, लगातार लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन चलती रहे, तो वो हमारे मसल में स्प्रेन तक ला सकता है। आ रही बात समझ में? ओके। पाइरुविक एसिड gets reduced into it gets converted into lactic acid by lactic acid producing bacteria, such as lactobacillus lacti, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिएक्शन इसका देख लो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, सो इट इज CH3COOH, ठीक है, ये हो गया पाइरुविक एसिड, ठीक है। इसका होना है रिडक्शन, तो इसमें भी जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा दैट वुड बी NADH, so 2 molecules of NADH are required, okay students, and now it is getting reduced, तो reduce होके ये बनता है lactic acid, so 2 molecules of CH3CHOOH, this is the chemical formula for lactic acid, ठीक है। और
the enzyme which is involved. And one more thing, students, let me go to the previous slide. Here you saw that acetaldehyde is getting converted into ethanol, और यहाँ पे जो enzyme लगता है that is alcohol dehydrogenase. The enzyme is alcohol dehydrogenase, और इसको चाहिए एक कोएंजाइम जिसका नाम होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स Zn2+ एज द कोफैक्टर. ओके, तो पहले वाले स्टेप में तुमने देखा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, दूसरे स्टेप में तुमने देख लिया सेकेंड एंजाइम एंड दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. ओके, fine. So here there is production of 2 molecules of lactic acid in the presence of the enzyme lactate dehydrogenase. इस स्टेप को कैटेलाइज कराने वाला जो एंजाइम होता है दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. तो आप देखिए, और साथ में चूंकि आप देख रहे हैं कि कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है, व्हेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड यू विल हैव 2 molecules of NAD+. यू विल हैव 2 molecules of NAD+. ठीक है, और दूसरा जो अभी आपको मैंने कंडीशन बताया है कि लैक्टिक एसिड और कब प्रोड्यूस हो सकती है, तो दैट इज सेकेंड हो गया. एक तो मैंने आपको बताया दैट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करते हैं. दूसरा है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज. ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज जब एक एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, anaerobic condition in muscle cells, ठीक है, और उस दौरान लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स, ठीक है, और जब लैक्टिक एसिड लगातार एक्यूमुलेट करने लगेगी so it is sufficient to cause cramps in the muscle also. cramps in muscle also. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फेट पायरुवेट का. जब हम पायरुविक एसिड का फेट देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू लैक्टिक एसिड. ये हो गया इसका सेकेंड फेट, जो कि दोनों के दोनों क्या है, एनारोबिक कंडीशन में होने वाले फेट है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम डिस्कशन यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि फॉर्मेंटेशन के क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, और वो पढ़ने के बाद हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे इन डिटेल. बट टिल देन यू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.